नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र सिंह भिनमाल और आज हम जा रहे हैं शेरगांव ईशान भैरव जी और अन्य जबकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। हम गुरु शिखर से चढ़ाई चालू करते हैं और धीरे धीरे आबू की मनोरम वादियों के भीतर प्रवेश करते हैं। आज मैं, मेरे मित्र विक्रम सिंह जी, निर्मल सिंह साकन्ना, दशरथ सिंह गोदन और साथ ही मोडाराम निवासी इस रोमांचक सफर पर निकले हैं। हमारी यात्रा कुल मिलाकर 3 दिन की है और हम धीरे धीरे आबू के सुदूर वन क्षेत्र में प्रवेश करते रहे हैं। आबू की वादियाँ इस बरसाती सीजन में बहुत ही सुंदर और मनोरम थी। हमारा मुख्य टारगेट था ईशान भैरव जी और जबकेश्वर महादेव और शेरगांव के दर्शन करना। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यह दृश्य केदारनाथ धाम उत्तराखंड का है। वहाँ के मंदिर है केदारनाथ महादेव का, वहाँ हम पहुँचते हैं। यहाँ पर बरसाती ऋतु होने के कारण बहुत ही सुंदर झरना और कोहरा हमें देखने को मिला। यहाँ हम नाले को पार कर सीधे केदारनाथ महादेव के दर्शन करते हैं और वहाँ कुछ समय रुकते हैं। केदारनाथ महादेव यहाँ की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री चंद्रगिरी जी महाराज ने की और यह स्थान बहुत ही अलौकिक और देखने योग्य है। मेरे मित्र यहाँ पे पहली बार आए थे, मैं यहाँ पे 1-2 बार आके गया था। मैंने अपनी यात्रा उत्तराखंड तक की है, आगे कभी नहीं की, तो मैंने मेरे परम मित्रों के साथ आगे की यात्रा करने का भी प्लान बनाया। इसमें मेरा हॉस्टल का साथी निर्मल भी साथ था। केदारनाथ का झरना बहुत ही सुंदर और रमणीय और देखने योग्य है। नीचे गहरी 1000 फुट खाई और ऊपर मेरे मित्र ये झरना देख रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई से यह गिरता हुआ झरना बहुत ही सुंदर और देखने योग्य है। झरने का आनंद लेकर हम धीरे धीरे उत्तरेश गांव की तरफ अग्रसर होते हैं। उत्तरेश गांव आबू की तलहटी के अंदर बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा एक गांव है जो काफ़ी प्राचीन है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। दशरथ सिंह जी गोदन के साथ थे और ये हम उत्तरेश गांव में पहुँचते हैं। उत्तरेश गांव में 8वीं तक स्कूल है जहाँ पर शिक्षक पढ़वाते हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं। उत्तरेश गांव काफ़ी प्राचीन और सुंदर गांव है। इस गांव के अंदर छोटे छोटे गलियों से हम गुजरते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे मित्र यहाँ पे पहली बार आए थे तो उन्होंने गांव की सुंदरता देखी, मन मोह लिया और यहाँ पे बोले कि हम यहाँ पे रुक सकते हैं। लेकिन हमारा मुख्य स्थान ईशान भैरव जी और जबकेश्वर महादेव था, तो हम यहाँ से आगे बढ़े। शेरगांव की यात्रा गुरु शिखर से वन वे 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर आना और जाना। यह काफ़ी दुर्गम और लंबी चढ़ाई है। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये गाँव है। यहाँ से हम बद्रीनाथ जी भगवान के दर्शन किए और बद्रीनाथ जी भगवान के दर्शन कर हम आगे बढ़े। यहाँ से हमारा एक साथ में वहाँ का एक लोकल गाइड, एक कुत्ता था, वो भी हमारे साथ पूरे सफ़र में रहा, जो कि आप वीडियो में देखेंगे। यहाँ से एक झरना आता है और झरने में हम नहा करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने यह गलती की कि हमने मुख्य मार्ग न लेकर एक पगडंडी ले ली, क्योंकि बरसात ऋतु में यहाँ पर झाड़ियाँ और सरकंडे उग जाते हैं तो रास्ता मालूम नहीं होता है। तो हम भूलवंश आबू के जंगलों के अंदर प्रवेश कर गए। बीच में हमें 2 लेडीज भी मिली जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ रास्ता ढाणी से होकर जाता है, आगे झाड़ियाँ हैं, भालू हैं और चीते वगैरह, पैंथर वगैरह होंगे, तो आपको रास्ते में कठिनाई होगी, तो पुनः वापस आ जाइए। लेकिन हम इतने अंदर जा चुके थे कि वापस जाना संभव नहीं था। मुझे मालूम था कि आगे किस तरफ से कहाँ का ये रास्ता निकलेगा, तो हमने रिस्क ली और हम सीधे अंदर जंगल में घुस गए। बीच रास्ते में एक ऐसी जगह आई जहाँ पे हमें वापस जाना नामुमकिन था और आगे भी जाना नामुमकिन था। पगडंडी छोटी सी दिख रही थी, लेकिन बीच रास्ता बहुत ही दुर्गम और चढ़ाई भरा था, तो मेरे भी हौसले पस्त हो गए। लेकिन मेरे साथी इतने धुरंधर निकले कि उन्होंने मुझे कहा कि हम आगे ही बढ़ेंगे। तो विक्रम सिंह जी का मनोबल बहुत ही मजबूत रहा और निर्मल सिंह जी और दशरथ सिंह जी भी साथ में बढ़ते रहे। हम अंततः 8-10 पहाड़ियाँ चढ़कर, 2-3 घाटियाँ कूदकर, झरनों में नहाकर, सरकंडों में कूदकर हम लास्ट थे ईशान भैरव जी आगे, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यह एक पठारी प्रदेश सा लग रहा था और यहाँ पे एक बड़ी झील और सामने ही पहाड़ी के नीचे एक बहुत बड़ी गुफा है जहाँ पर ईशान भैरव जी का मंदिर है। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने ईशान भैरव में ही एक बड़ी सी गुफा थी उस समय इसी गुफा में अपने साथियों के साथ शरण ली थी। साथ में देवड़ा सुल्तान जी देवड़ा थे जो श्री दरबार थे, वह भी साथ में उनके साथ ही थे। महाराजा पद्मश्री महाराव रघुवीर सिंह जी ने भी इसी बारे में जिक्र किया है, जो कि मैंने एक रील अपलोड की जिसमें आपको बताया है कि यहाँ पर महाराणा प्रताप और उनके साथियों ने यहाँ पर गुप्त स्थान में शरण ली थी। यह वही गुफा है जिसमें
सामने आप देख रहे हैं ईशान भैरव जी की बड़ी प्रतिमा है। पास में ही माता जी का स्थान है, एक शिवालय भी है, एक धूणा भी है जो काफ़ी प्राचीन और अद्भुत और देखने योग्य है। पास्तान जी महादेव से भी 4 घंटे की चढ़ाई करके भी ईशान भैरव जी आया जा सकता है। लोग यहाँ पर अपने परिवार संग अपने इष्ट मित्रों के साथ यहाँ पे आते हैं। हमारा रात्रि विश्राम यही था। हम भोजन की सामग्री बहुत कम लेके आए थे साथ में, जो वो बीच में ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे मंच से उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ का राशन ले लीजिए और यहाँ पे भोजन बना लीजिए। शाम का व्यू हमने एंजॉय किया। हमारे कुछ मित्र थालियाँ बर्तन धोने में लग गए, कुछ आग जलाने में लग गए, कुछ सब्जियाँ काटने में लगे और कुछ पूजा पाठ में यहाँ पे सम्मिलित हुए। तो निर्मल सिंह जी आप वीडियो में देख रहे हैं और विक्रम सिंह जी और वगैरह दशरथ सिंह जी, मोड़ जी वगैरह सब्जियाँ वगैरह काट रहे हैं। मैं भी इनके साथ में कुछ हेल्प कर रहा था। वीडियो बनाने के बाद मैंने भी आग जलाई। इस बरसाती ऋतु में आग जलाना बहुत कठिन होता है, तो अपने साथ में कुछ सूखा सामान भी आप ले जा सकते हैं। अंततः हमने आग भी जलाई। दशरथ सिंह जी ने आटा वगैरह गूंद के, विक्रम सिंह ने सब्जियाँ काटी, मोड़ जी ने बर्तन धोए और हम यहाँ पे बहुत रात रुके और मंत्र महाराज ने हमारे बहुत ही मनोहर भाव से बुलाया। दूसरे दिन आबू के इस चरण में हम दूसरे दिन आगे की तरफ शेर गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक लोकल थे माधु सिंह जी सोलंकी, जो हमारे यहाँ के सफ़र के साथी भी बने और रात्रि में हमारे साथ भी रुके। उन्होंने अपने आबू के बारे में हमें पूरी जानकारी दी, शेर गांव के बारे में बताया। वो यहाँ के शेर गांव के मूल निवासी हैं। उन्होंने कहा कि आबू बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पे लोग बहुत ही कम आते हैं। और शेर गांव में तो मुख्यतः पिछली बार ही वोट हुआ है तो लोग यहाँ पे वोट देने भी आए थे। वीडियो में आप देख रहे हैं आबू की घाटी में बसी हुई एक पुरानी झोपड़ी है जो शेर गांव की है। आबू में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी डाणियाँ हैं जो शेर गांव के अंतर्गत आती हैं। हम धीरे धीरे दोपहर रिचार्ज थे तो पूरे आगे बढ़ते गए। ईशान भैरव जी का भी बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिला। यहाँ से ईशान शेर गांव की घाटी में 2 माता जी के भी मंदिर आते हैं जो बीच में आते हैं और यहाँ से शेर गांव की सुंदर वादियाँ हमें देखने को मिली। शेर गांव की वादियाँ बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने आबू में पहली बार ऐसी वादियाँ देखी जो 5 मिनट में बरसात हो रही है, 5 मिनट में बादल गिर रहे हैं, 5 मिनट में खुला मौसम है, 5 मिनट में सूर्य चमक रहा है। और आप देख रहे हैं यह शेर गांव की एंट्रेंस है जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है जो भगवे कलर के अंदर रोपित किया गया है। यहाँ से हम धीरे धीरे चढ़ाई को यहाँ से उतरना स्टार्ट होता है। तो हम धीरे धीरे चलते चलते शेर गांव के दर्शन को निहारते हुए शेर गांव के अंदर प्रवेश करते हैं। शेर गांव काफ़ी प्राचीन गांव है और ये ऊंचाई पर स्थित गांव है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय लोगों का पशुपालन और खेती है। यहाँ से पढ़ाई के लिए बच्चे उचरत जाते हैं जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर वोट भी इसी साल लास्ट ईयर जो वोट हुए थे यहाँ पे बूथ लगा था, लेकिन इससे पहले वोट उतरस गाँव में लगता था। यहाँ से वास्तान जी सबसे नज़दीक कम पड़ता है। काचोली वगैरह उबरा ये नज़दीक है। हम यहाँ से धीरे धीरे गांव के अंदर गुजर रहे हैं। यहाँ पे पहले एक विद्यापीठ स्कूल हुआ करती थी। यहाँ के लोकल जो थे वो यहाँ पे पढ़ाते थे, लेकिन वो भी कुछ समय बचा ज़्यादा निकल गए तो ये अभी सुनसान है। यहाँ से हम चढ़ाई उतरते आगे की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत ही बड़े चट्टान और पहाड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ पे हमें प्रथम बार जबकुश महादेव का साइन लिखा हुआ किसी भक्त ने बनाया कि यहाँ से रास्ता इस तरफ जा रहा है। झाड़ियाँ बड़ी होने के कारण हम यहाँ पे धूमिल हो सकते हैं, घूम सकते हैं जंगल में। अकेले यहाँ पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ का कोई लोकल हो या जानकार उसके साथ में जाना चाहिए। यह मंथ है जो ईशान भैरव जी के थे, जो हमें रात्रि वहाँ पे मिले थे। इन्होंने बहुत हमारी सेवा की, हमने भी इनकी बहुत सेवा की। इन्हें खाना बनाकर भोजन बनाकर भी प्रसाद ग्रहण कराई। साथ में माधु सिंह जी सोलंकी जो यहाँ के बहुत ही मित्रवत और अच्छे इंसान थे। आबू की अच्छी वादियों को सुंदर निहारते हुए हम धीरे धीरे आबू के सबसे अंतिम पॉइंट श्री जबकुश जी महादेव की तरफ अग्रसर होते हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं झरने और बहुत ही सुंदर ये गहरी वनस्पति देखने को मिलती है। इसके अंदर छुपकर भालू वगैरह भी मिल सकते हैं, तो यहाँ पे सावधानी बरत कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आबू में महाराणा प्रताप जी ने, हम जहाँ पे जा रहे हैं ये श्री जबकुश जी महादेव है। यहाँ पर श्री महाराणा प्रताप जी ने अपने हाथों से एक शिवलिंग की स्थापना की थी जो आज भी विद्यमान है और उन्होंने शरण ली थी ईशान भैरव जी के अंदर। ईशान भैरव जी पर दिन सुबह उठकर इस जगह जाते थे, शिवाजी का अभिषेक करते थे, शिवजी महाराज को मनाते थे। हमने धीरे धीरे इसी मंदिर को देखने का मनोबल बनाया, तो मैं और मेरे मित्र मंडली इस मंदिर की तरफ जाने हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था दोस्तों। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी सुंदर ट्रैकिंग कभी नहीं की। हाँ, वाकई में मानना तो पड़ेगा कि ये ट्रैकिंग बहुत दूर और दुर्गम है, लेकिन जाने योग्य है। इस ट्रैकिंग में मैंने इतनी बड़ी गुफाएं देखी। इस गुफाओं के अंदर लोग रहते हैं, आज भी निवास करते हैं। जब ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी गिरता है, तो इस गुफाओं के अंदर लोग
आकर रुकते हैं। हम अंततः श्री जबकेश्वर जी महादेव पहुंचते हैं। घाटियाँ आप देख रहे हैं, इतनी घनघोर घाटियाँ हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे, अकेला व्यक्ति तो इनसे बाहर भी नहीं निकल पाए। लेकिन हम और मेरे मित्र और मेरे जाके जो लोकल साथी थे उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और हमने इस जगह के बारे में कई सालों से रिसर्च भी की थी कि यहाँ पे जाना किस समय उचित है, कब जाना सही रहेगा। हम धीरे धीरे यहाँ पे जाते हैं। यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। आप देख रहे हैं यहाँ के सामने ही एक छोटी सी बावड़ी जिसमें 12 मास पानी रहता है। सामने ही ये बहुत सारे शिवलिंग हैं जो काफ़ी प्राचीन और अद्भुत हैं। सामने ही ये छोटी छोटी चतुर्भुज जी की मूर्तियाँ, ब्रह्मा जी की मूर्तियाँ, छोटे छोटे देवी देवता की जो हजारों साल पुरानी है। और यह वह शिवलिंग है जिसकी स्थापना वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप जी ने अपने हाथों से की थी। अंदर ही एक शिव जी की प्रतिमा है, साथ में पार्वती जी की। और यहाँ पर एक शिलालेख है कि श्री महाराणा प्रताप ने अपने अज्ञातवास में इस स्थान पर ऊबरे, जो ये अंजीर की एक जंगली प्रजाति थी, यह खाकर यहाँ पे तपस्या की थी और ये अपना अज्ञातवास नहीं काटा था। और यह निर्मल सिंह अपने शिव जी के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। साथ में अन्य देवी देवता की प्रतिमा भी है। और ये मंदिर के पास में ही श्री विष्णु भगवान जी का भी एक अति प्राचीन मंदिर है। हमें यह स्थान बहुत ही अच्छा लगा। इसके साथ ही अपने राजस्थान के सुप्रसिद्ध कलाकार जो छोटू सिंह जी रावणा हैं, उनसे भी हमें यहाँ पर भेंट हुई। छोटू सिंह जी यहाँ पर पिछले 1 महीने से श्रावण की तपस्या तप रहे थे। उन्होंने अपनी सुंदर मधुर वाणी में, अपने आवाज़ में हमें आरती राम राम गा कर सुनाई, जो काफ़ी मनोरम और इतनी सुंदर लगी जैसे साक्षात सरस्वती उनके कंठ पर विराजमान है। और होगी भी, क्योंकि वो एक सुप्रसिद्ध कलाकार हैं। उनकी आवाज़ में इतना जादू है, मानो इस सघन और घनघोर वादियों में उनकी आवाज़ ऐसे गूंज रही थी जैसे उनके साथ में स्वर और ताल समय में विद्यमान है। हमने उनकी जो आवाज़ थी उनका भी आनंद लिया। हम यहाँ से 1-2 घंटा रुके, इस मंदिर के बारे में जानकारी ली और मंदिर की ऐतिहासिक छटाएँ वगैरह घटाएँ देखी। छोटू सिंह जी एक बहुत ही उम्दा कलाकार है जिनकी आवाज़ बहुत ही मधुर है। साक्षात सरस्वती का उनके वरदान है। उनकी आवाज़ में जो वैराग्य है वो इन पहाड़ों के अंदर मानो गूंज रहा था। हमें बहुत ही आनंद आया। हम इस पहाड़ में आपको देख रहे हैं, जो ये इनका जो आश्रम है उनके बारे में बता रहे। सामने एक संत महात्मा की छत अपने समाधि भी थी और हमने यहाँ पे एक चंदन की लकड़ी थी साथ में, जो उसको घूट कर उनको हमें मस्तक पर लगाया। शिव जी का भी तिलक किया और आसपास में मित्रों को भी तिलक लगाया। मंदिर देखने में ही काफ़ी प्राचीन और सुदूर है। यह मंदिर जबकेश्वर जी महादेव के नाम से जाना जाता है। ये पास में एक कुटिया है जहाँ पर छोटू सिंह जी निवासरत थे। हमने उनसे भी मुलाकात की, उनके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाए। फिर उनके आज्ञा लेके हम यहाँ से निकलने के लिए बढ़े। तो उन्होंने हमें भोजन के लिए भी पूछा कि भोजन वगैरह करके जाओ, लेकिन वे अकेले निवासरत थे तो हम उन्हें कष्ट नहीं देना चाहते थे। तो हमने भी कहा कि हम भोजन वगैरह करके आए हैं और हम आगे की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं। तो उन्होंने भी आज्ञा दी कि आप संभाल के जाना, ये रास्ता बहुत ही दुर्गम है, तो आप जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस जाना। वीडियो में आप देख रहे हैं छोटू सिंह जी विष्णु भगवान जी को हाथ जोड़ रहे हैं और किसी की तपस्या थी तो हम उनसे भी बाधा नहीं डालना चाहते, तो उनको सिर्फ फ़ोटो लिया और उनसे आगे लेकर हम पुनः यहाँ से निकल पड़े। हमारा पुनः मुख्य सामने यही बाधा थी, यही थी कि हम इसी रास्ते से 18 किलोमीटर वापस जाना है। तो हम वापस धीरे धीरे पहाड़ी चढ़ के शेरगांव आए। शेरगांव से हमने पुनः चढ़ाई चालू की। तो मेरे मित्रों का हौसला भी बुलंद हुआ कि हम इतने अंदर आए हैं तो वापस धीरे धीरे वापस भी चले जाएंगे। माता जी के मंदिर दर्शन के सुंदर बड़ी घाटियों को देखते हुए ईशान भैरव जी का आप देख रहे हैं इतना सुंदर नज़ारा। और यहाँ से हम धीरे धीरे अपने जो गाड़ी रोकी थी हमने गुरु शिखर की पार्किंग में पाके ले अग्रसर हुए। हमें आबू के जंगलों में घूमते हुए दूसरा दिन था ये और समय हुआ था लगभग 12 बजे और हम यहाँ से धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुए। जो सुंदर नज़ारे देखते हुए, कई बारिश, कई मौसम, कई बादल, कई ये धुंध, सुंदर नज़ारों के बीच हम आगे बढ़े। बीच में मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो गई तो हमने एक गुफा के अंदर शरण ली। जैसा कि यहाँ के जो लोकल है मूल निवासी वो यहाँ पर शरण लेते हैं, ऐसे ही शरण ले। बीच में कुएँ, तालाब, खेत, बड़ी बड़ी घनघोर गुफाओं के अंदर हम रुके 5-5 मिनट। साथ में जो हमारे पास नाश्ता था, खाना था, उसको भी खाया और दोस्तों के साथ बातें की कि हमने सफ़र कैसे तय किया। आबू के जंगल की यह सबसे बड़ी एक चट्टान है जिसके नीचे 3-4 गुफाएं हैं जो आपके आप वीडियो में देख रहे हैं।
यहाँ विश्राम स्थल है। जो भी यह व्यक्ति उत्तरी से शेरगांव की तरफ जाता है, इस चट्टान के नीचे कुछ देर रुकता है। यहाँ से पुनः घाटियाँ और चढ़ाई स्टार्ट होती है। आबू के जंगल की मैंने ये खासियत देखी कि आपको जो चीज़ नज़दीक दिख रही है, जैसे कि एक बड़ी सी चोटी पे जाना है, तो उस चोटी के पास पहुँचने के लिए हमें कम से कम 3 घाटियाँ क्रॉस करनी पड़ती है और 2 छोटे मोटे पहाड़ क्रॉस करने पड़ते हैं। तो आपको जो लोकल रास्ता है जो वहीं से जाना चाहिए। तो अंत तो हम उत्तरेज पहुँचे। निर्मल सिंह जी आप खुशी देख रहे हैं, ये खुशी ऐसी है कि आप बयान नहीं कर सकते, क्योंकि पैर पत्थर के हो चुके थे। पुनः हम बद्रीनाथ धाम पहुंच गए थे, जहां पर हमने रास्ता भूल कर हम आबू के जंगल में चले गए थे। यहाँ से सीधा इसरो का यह केंद्र दिख रहा था। हम धीरे धीरे उत्तरेज गांव में आए। यहाँ के लोग और बच्चे इतने सेवाभावी थे, उन्होंने सामने जाते हुए पानी का पूछा। एक बच्ची ने हमें पानी पिलाया और पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने हमें जानकारी ली। हमारे बैग में भी एक नमकीन थी, तो हमने उस बच्चे को दे दी। यहाँ से हम उत्तरेज से गांव से बाहर निकलते हैं। धीरे धीरे हम उत्तरेज से वापस पुनः केदारनाथ धाम आए। केदारनाथ धाम के ऊपर 2 गुफाएं थी, जहाँ पर पुजारी जी रावल ब्राह्मण निवास करते हैं। उनका भी बहुत सुंदर नज़ारा था और यहाँ पर रुके। धुंध इतनी गहरी हो चुकी थी, 0 विजिबिलिटी थी, तो फिर भी हम धीरे धीरे चले। यहाँ पर झरनों में भी हमने स्नान किया। अंततः गुरु शिखर पहुंचने वाले थे कि बारिश मूसलाधार स्टार्ट होगी। हम जब आबू से निकले उसके बाद ही 3 दिन लगातार मूसलाधार बारिश हुई, तो काफ़ी सघन हुई। बारिश इतनी तेज़ थी, हम सही मौके पर निकले इसलिए सही रहा, वरना हम वहाँ पे फंस सकते थे। बारिश के कारण हम वहाँ पे फंसने के कगार पे थे, लेकिन हम पुनः निकल गए। यहाँ से हमने धीरे धीरे चढ़ना स्टार्ट किया। धुंध बहुत गहरी थी और हम सीधे रास्ते के तक पहुंच गए। यहाँ से हम अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर पुनः अपने गंतव्य स्थान की तरफ आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हुए। मित्र, हम फिर कभी से ऐसे ही ट्रैक पर निकलेंगे। धन्यवाद। मेरे YouTube पेज और Facebook चैनल को लाइक करें। हम पूरा ट्रैक करके वापस आ चुके हैं। धन्यवाद। विक्रम सिंह जी और पूरी मंडली दसू बना रही है। ट्रैक बहुत लंबा और शानदार रहा। विक्रम सिंह जी बहुत अच्छा, बहुत once in a lifetime experience and I must tell you should go with your family. अरे भाई हिंदी में थोड़ो एटा इंग्लिश हिंदी का दर्शक है, मारवाड़ी रहा है। मारवाड़ी के फैमिली जिंदगी में कभी जाजो खुद ही मत जाजो, उतरे तक मत जाजो। उतरती धकान बहुत रिस्की है। फाइनली अब गुरु शिखर की पार्किंग में आ चुके हैं। अब यहाँ से सीधा आबू रोड और मिलेंगे। बाय बाय।